हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर लोगों के दिमाग में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। अक्सर लोग खास करके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स की, या बेसिकली जिनको इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल साइंस की फील्ड का, वो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉरेन पॉलिसी समझ लेते हैं। जबकि यहाँ हमें समझना होगा फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन के वाइडर परस्पेक्टिव और केवल एक पार्ट है। सोशल साइंसेज में इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी एक अहमियत है, खास कि आज के दौर में जो हम ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं, ग्लोबलाइज वर्ल्ड कहते हैं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है आईआर की, उसको कोई नहीं नकार सकता। इसीलिए यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किन प्रिंसिपल्स पे बेस होते हैं, उनके बेसिक टूल्स क्या होते हैं, कौन सी डाइवर्स थ्योरीज हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आईआर में, जिनके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन दुनिया भर में गवर्न होते हैं। देखिए, जब हम फॉरेन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बेसिकली वो बात होती है एक देश के दूसरे देश से या कुछ एक से अधिक देशों के दूसरे देशों से जो आपसी ताल्लुकात हैं उनके बारे में। वो विदेश नीति जिसके द्वारा कोई देश अपने आप को दुनिया के मंच पर रखता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, बेसिकली इट्स टॉक अबाउट इन अ वाइडर परस्पेक्टिव एट ग्लोबल लेवल, हाउ नेशन इंटरेक्ट्स विथ ईच अदर एट ग्लोबल लेवल इन different ways or different scenarios में, और not even interaction between two nation. It's talk about global system, be it economic system, be it political system, be it the concept of war and peace, be it the concept of the rise of neoliberalism. अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके जिनके थ्रू आईआर जो होता है वो बेसिकली गवर्न होता है। ठीक है, यहाँ अब आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होती है, ये किस तरह इवॉल्व हुई, और बेसिकली इसका एम क्या है। एम इसका भी दुनिया में स्टेबिलिटी पीस को इंश्योर करना है। लेकिन अगेन, जैसे हमने फॉरेन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था पहले, फॉरेन रिलेशनशिप के बारे में, अल्टीमेट एम यहाँ पे भी हर नेशन का अपने पावर को मैक्सिमाइज करना होता है, जो हम रियलिज्म की बात करते हैं। लेकिन इसमें और थ्योरीज भी, इसमें आइडलिज्म है, इसमें मार्क्सिज्म है, इसमें फेमिनिज्म है। तो हम उन सबको स्टडी करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम इस पर थ्योरी से ज़्यादा फोकस करते हुए केवल फोकस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक के ऊपर, वो किस तरह इवॉल्व हुआ, कितनी फेजेस रहीं, कितने टाइप ऑफ स्कूल्स होते हैं। बाद में हम अलग अगली वीडियोस में इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर मैनर में। ओके, तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इंटरनेशनल रिलेशंस कह लीजिए, इंटरनेशनल अफेयर कह लीजिए, इंटरनेशनल स्टडीज़ कह लीजिए, ग्लोबल स्टडी कह लीजिए, या ग्लोबल अफेयर्स कह लीजिए, बात एक ही है। ये है इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन या स्टडी पॉलिटिक्स की, डिस्प्यूट्स की, इकोनॉमी की, इंटरनेशनल लॉस की। आईआर क्या है? आईआर एक इंटरनेशनल स्टेज पे ग्लोबल पॉलिटिक्स की स्टडी है। ग्लोबल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो देशों के कंडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे गवर्न करते हैं, उनकी स्टडी है। ये ग्लोबल डिस्प्यूट्स की, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो, उनकी स्टडी है। ये उनको सॉल्व करने के मैकेनिज्म की स्टडी है। ये स्टडी है इकोनॉमी की ग्लोबल लेवल पे, किस तरह मार्केट वर्क करता है, खासकर कि आज के दौर में जब सारे देश एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, ये उसकी स्टडी है। ये डिपेंडेंसी की स्टडी है, किस तरह कुछ देशों पे डिपेंडेंट होते हैं या कुछ देश ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं कि छोटे देश उन पर डिपेंडेंट रहे। ये इंटरडिपेंडेंसी की स्टडी है, किस तरह जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये स्टडी है किस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स आज के दौर में स्टेट्स के रोल को इम्पैक्ट करते हैं। ये स्टडी है किस तरह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो आई जी ओज हो, इंटरनेशनल सॉरी एन जी ओज हों बड़े बड़े, या आई एन जी ओज हों, या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन हों, एम एन सीज हों, टी एन सीज हों। ये टर्म्स कईयों को अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम इसको खुल के डिस्कस करेंगे। पर आज के दौर में आप याद रखिए, जितनी इंपॉर्टेंट कोई कंट्री है, शायद उतनी ही इंपॉर्टेंट एम एन सीज और टी एन सीज है, क्योंकि कई सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ट्रांसनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनकी ताकत कई देशों से ज़्यादा है। अगर हम बात करें अमेजन की, हम बात करें फेसबुक की, गूगल की, शायद इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ के कंबाइंड जीडीपी के बराबर भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते आजकल के इकोनॉमिक ऑर्डर में। ये कंपनीज़ किस तरह किसी नेशन की पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिसीज़, उसकी लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ पे इम्पैक्ट डालती हैं, किस तरह से ये किसी देश के अप्रोच को इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं, वो पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके सिवा ये स्टडी है इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, आई की, जैसे यूएन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, सार्क। कैसे दुनिया की कंट्रीज़ इकट्ठी होती हैं कुछ कॉमन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और वहाँ पर वो किस तरह से अपनी सोवरेनिटी को, मैं डाइल्यूट करना तो नहीं कहूँगा, अपनी सोवरेनिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को पूल करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जो एक खास गोल को, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी हो चाहे वो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हो, उसको अटेन करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ दो चीज़ें आएंगी।
स्टेट की सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, गौर करने की बात कीजिए। देखिए, हम इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम प्लेयर मानते हैं तो हम उस स्टेट को कंसिडर करते हैं जो सोवरेन है। अगर स्टेट सोवरेन नहीं है तो वो पूरी तरह से अपने आप को इंटरनेशनल इश्यूज़ में प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, या मैं कहूँगा कि अपने रोल को, किरदार को निभा नहीं पाएगा। बेसिकली ये स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल एंटिटीज़ के बीच में, चाहे वो सोवरेन नेशंस हों, चाहे वो इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों, यूएन की तरह, ब्रिक्स की तरह, सार्क की तरह। सिवाय इनके ये इन सोवरेन एंटिटीज़ और जो INGOs हैं, NGOs हैं, MNCs हैं, TNCs हैं, उनके बीच का भी रिलेशनशिप का स्टडी है। अब यहाँ सवाल उठता है INGOs और NGOs के हैं। देखिए, न्यू लिबरल वर्ल्ड में जब स्टेट के हम बैकनिंग की बात करते हैं कि स्टेट पीछे जाए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम न्यू लिबरलिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें रोल बढ़ता है NGOs का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और INGOs जो इंटरनेशनल, देखिए कई जो NGOs हैं वो बहुत बड़े लेवल की, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ये सब जो हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस, जो ये NGOs हैं या जो ट्रस्ट हैं, ये दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं अपने सेट एजेंडाज पर, और ये कहीं ना कहीं स्टेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में आकर इवन कई बार उन स्टेट्स की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को भी इम्पैक्ट करते हैं, जो खास करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता रहा है। ये बात करती है वाइडर वर्ल्ड सिस्टम की। अब वो वर्ल्ड सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो वाइडर वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, हो सकता है वो वर्ल्ड सिक्योरिटी अपरेटस सिस्टम हो सकता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है। कैसे राष्ट्र इंटरेक्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बीच में, राष्ट्र किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं इन वर्ल्ड सिस्टम्स के बीच में, ये स्टडी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। अगर हम बात करें इनकी हिस्ट्री को लेकर कि कोई जना पूछे कि भाई हम कब से मानेंगे कि इसकी शुरुआत होती, तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन कोई नई चीज़ नहीं है। जब से नेशन स्टेट्स का उदय हुआ है, चाहे वो ग्रीक सिटी स्टेट्स रहे हों, चाहे वो एंशिएंट एम्पायर्स रही हों, चाइना, बेंजेंटाइन, इंडिया की एम्पायर्स हों अलग अलग, चाहे गुप्ता एम्पायर हो, चाहे मौर्य हो, चाहे मुगल एम्पायर हो, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, इन एम्पायर्स के बीच में इंट्रैक्शन लगातार होता रहा। मिडल ईस्ट में तो खास करके अगर आप देखें, ऑटोमन कोर्ट और मुगल कोर्ट के बीच में रिलेशनशिप्स थे, एक दूसरे के एम्बेसडर्स एक्सचेंज किए जाते थे। पर्शियन कोर्ट और इंडियन कोर्ट के बीच में रिलेशनशिप थे, एम्बेसडर एक्सचेंज किए जाते थे। चाइनीज़ कोर्ट में मार्को पोलो का जाना भी एक तरह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं संबंध यूरोप का और चाइना का उस दौर का था, भले मार्को पोलो एक ट्रैवलर था। ट्रेड रिलेशन के लिए जो ट्रेड मिशनरीज भेजी जाती थी वो भी एक तरह से आपकी हम कह सकते हैं कि IR का एक हिस्सा थी। और उस समय की भी लोगों ने इस पर प्रॉपर डिस्कस किया है, इसको ऐसे नहीं छोड़ दिया गया। चाणक्य ने कौटिल्य में बात करी, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बात करी है कि किस तरह से दूसरे देशों के साथ कोई राजा अपनी विदेश नीति को मेंटेन करे। मैकियावेली ने प्रिंस में बात की कि जो एक राजा होता है उसे किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप में, खुद के पीस को मेंटेन करने के लिए और खुद की ताकत को बढ़ाने के लिए। जो सुन त्सू की आर्ट्स ऑफ वॉर है, उसमें वो बात करते हैं कि कैसे एक एम्पायर को इंटरेक्ट करना चाहिए दूसरी एम्पायर के साथ में। तो ये सब बातें होती रहीं लगातार, ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाई। इसमें इवन फिलोसॉफी भी थी। कौटिल्य की बात करते हैं, और जो आप थ्यूसिडिडिस था जिसने द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखी 6ठी शताब्दी के अंदर, BC में, 6ठी शताब्दी BC में। ये क्या थी? ये बेसिकली बुक्स थी जिसके अंदर उन लोगों ने बताया, इन वर्क्स के अंदर बताया कि किस तरह से आपको मैं कहूँगा कि इंटरेक्ट करना है दूसरे देशों से खुद को सिक्योर करने के लिए। बट उस समय वो रियलिज्म था कि मेन एम ह्यूमन नेचर को सेंटर्ड मान के ही माना गया था कि जैसे हर ह्यूमन सेल्फ सेंटर्ड है, स्टेट भी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और इसलिए हर स्टेट की ड्यूटी है खुद की सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना और अपने थ्रेट परसेप्शन को, अपने जो उनके अगेंस्ट जा रहा है उसे कम करना, अपने नए अलाइजेंस बनाना, अपने दुश्मनों को वीक करना। ठीक है जी। मॉडर्न डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम शुरुआत कहीं से मानते हैं तो वो हम कह सकते हैं 1648 की जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी, यहाँ से जो वेस्टफेलियन सिस्टम निकला जिसमें हम मॉडर्न यूरोपियन जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। नेशन स्टेट कौन? नेशन स्टेट जो स्टेट सोवरेन हो, जो स्टेट के पास एक लैंड हो, जिसके पास पॉपुलेशन हो, जिसके पास वायलेंस यूज़ के मोनोपोली अपने विद इन बॉर्डर्स में हो, वो नेशन जो दूसरे नेशन के साथ रिलेशनशिप में एंटर कर सके, ये एक मॉडर्न नेशन स्टेट की डेफिनेशन है। इस तरह के जो स्टेट्स हैं इनका जब राइज होता है तो यहाँ से एक इशू निकल कर आता है कि दो स्टेट आपस में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाएं, किस तरह से उन इश्यूज़ जिनके थ्रू वॉर्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए और किस तरह ही इंटरेक्ट करें आपस में। यहाँ से हम कह सकते हैं मॉडर्न डिप्लोमेसी, जिसको हम आज देखते हैं, उसकी शुरुआत होती है। लेकिन ये भी पूरी तरह से शुरुआत मैं नहीं मानता, क्योंकि इस दौर में भी देखिए मॉडर्न अगर हम बात करते हैं ये केवल यूरोप तक सीमित था, बिकॉज इनका ये मानना था यूरोपियन स्टेट्स का कि केवल यूरोपियन सिविलाइजेशन के पास वो ताकत या वो दिमाग है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप में जा सकती। बाकी ऑब्वियसली कॉलोनीज थी,
तो कॉलोनीज़ तो डिपेंडेंसी थी, कॉलोनीज़ का तो जो एम था बनाने का वो केवल एक्सप्लॉयटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और अपने लिए रिस्ट्रेंड मार्केट क्रिएट करना। तो ये एक लिमिटेड डिप्लोमेसी थी जो केवल यूरोप तक सीमित थी। लेकिन साथ में इसमें एक दिक्कत और थी, ये सीक्रेट डील्स वाली डिप्लोमेसी थी, अलाइंसेस वाली डिप्लोमेसी थी, एक सेट ऑफ नोशन नहीं था, यहाँ एक सेट प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे इंटरनेशनल इशूज सुलझाए जाके। इसका नतीजा ये रहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, जिसमें कारण बहुत ज़्यादा जो ट्रीटीज़ थी कि अगर सर्बिया पे कोई अटैक करेगा तो उसकी मदद के लिए रशिया आएगा, अगर ऑस्ट्रिया किसी पे अटैक करेगा तो उसकी मदद के लिए जर्मनी आएगा, अगर फ्रांस, मतलब जो सीक्रेट ट्रीटीज़ थी इनने कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रास्ता बनाया। लेकिन इसके बाद वुड्रो विल्सन जैसे लीडर्स के नेतृत्व में जो लीग ऑफ नेशन बना, हालांकि इसमें एक डिलेमा है कि यूएस ने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया, बट वुड्रो विल्सन ने जो आइडियलिज्म की नींव डाली, जिसे हम लिबरलिज्म भी कह सकते हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ थॉट में, उसमें कहा गया कि नहीं, स्टेट सेल्फ सेंटर्ड इतने नहीं है। अगर स्टेट्स को प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर एक सेट नोशन बनाया जाए इंटरनेशनल लॉज का, जहाँ पे नेशन आपस में इंटरेक्ट करे उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे, उन इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे, तो वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ से निकल के आता है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का मेन एजेंडा क्या था? उसका मेन एजेंडा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आपसी बातचीत से सुलझाना, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना, पीस को मेंटेन करना और नेशंस के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को डेवलप करना था। लेकिन अगेन जो ब्रिटिश और अगर आप फ्रेंच पॉलिसी देखें टुवर्ड्स द यूरोप in between year 1920 between after the end of the World War First to before the beginning of the First World War in year 1939, आप देखेंगे यहाँ पे भी वो सीक्रेट ट्रीटीज चलती रहती है। यहाँ पे क्योंकि इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं था लीग ऑफ नेशन के पास, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास वो ताकत नहीं थी कि वो इंटरफेयर कर पाए ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई नेशन जो इंटरनेशनल सेट नॉर्म्स है लॉ के, इंटरनेशनल लॉज को उनको वायलेट कर रहा है। इसका सिंपल एग्जांपल है जर्मनी की, जो आप कह सकते हैं एग्रेसिव एटीट्यूड था, चाहे वो पोलैंड में रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया में रहा हो, चाहे चेकोस्लोवाकिया में रहा हो, ये उसका क्लियर कट एग्जाम्पल था। और इनिशियली ब्रिटेन का भी जो अप्रोच रहा और यूरोप का भी अप्रोच रहा, जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी कि आप ठीक है, आप चलिए आपने ये ज़मीन ले ली, ठीक है, अगली बार आप वॉर मत कीजिएगा, मतलब जो हिटलर को अपीज करने का कारण था वो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है। पर इसके बाद जो सिस्टम क्रिएट होता है जिसे हम यूएन सिस्टम कहते हैं, वहाँ से एक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप और स्ट्रांग होती है, कि वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में यूएन की एंट्री होती है, जहाँ पर नेशंस आते हैं और ये जो सिग्नेटरी नेशंस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी कॉज, द ओनली थिंग थ्रू विच कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सॉल्व इज डायलॉग। डायलॉग के लिए यूएन एक प्लेटफॉर्म बनता है, यूएन की अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज बनती है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनती है जिसका मैंडेट है कि उसको पीस मेंटेन करना है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई नेशन यूएन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट जाएगी, किसी दूसरे नेशन पर अटैक करे। तो ये जो बेसिकली कोर्सिव पावर थी यूएन की, इसने इसको कंपेरेटिवली इफेक्टिव बनाया लीग ऑफ नेशंस से। तो एक पूरी हिस्ट्री है। कोल्ड वॉर में इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली आइडियोलॉजी का हो गया था, बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन दैट इज। इनके बीच के जो रिलेशनशिप्स थे, इनका क्या इम्पैक्ट दुनिया में पड़ा, दुनिया में आप पोल्स ज्वाइन कर रहे थे, बीच में से इंडियन नॉन अलाइन का एक थॉट देने की कोशिश करी। तो बेसिकली ये अलग अलग जो फेजेस और डेवलपमेंट रहे, इनकी स्टडी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन कहलाती है। अगर हम बात करें आईआर की शुरुआत एज ए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, देखिए पहले इंटरनेशनल रिलेशन को पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा माना जाता था, जो काफ़ी हद तक है और आज भी कई जगह इसको पॉल साइंस के एक हिस्से के तौर पे पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे नज़र में और ज़्यादातर आज के दौर में आप देखें आईआर की इंपॉर्टेंस वो ज़्यादा है। देखिए जो पॉलिटिक्स है बेसिकली वो डील करती है फॉरेन पॉलिसी से, डोमेस्टिक पॉलिसी से। आईआर बात कर रहा है आज के ज़माने में बदलते हुए विश्व का, जो विश्व बदल रहा है और इसमें जो दुनिया भर में जो उथल पुथल मची, इसकी स्टडी आईआर है। किस तरह से नेशंस बिहेव करें इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में, वो आईआर है। किस तरह से इंटरनेशनल स्ट्रक्चर किसी स्टेट की डोमेस्टिक पॉलिसी को या उसकी डोमेस्टिक इशूज़ को इम्पैक्ट करता है, वो आईआर है। किस तरह से जो कॉर्पोरेशन है, चाहे एमएनसीज हों, टीएनसीज हों, वो किस तरह से किसी देश को इम्पैक्ट करती हैं, किसी देश की पॉलिसी को इम्पैक्ट करती हैं, वो आईआर है। अगर हम आईआर की बात करें, आईआर की शुरुआत बेसिकली देखिए, जब वही मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशन बनता था, पहली दफ़ा इंटरनेशनल रिलेशंस को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पहचान मिलती। क्यों? ये पहली बार ये सोचा जाता है, या जो थॉट प्रोसेस लीग ऑफ नेशन ने दिया कि नेशंस बैठ के आपस में आपके डायलॉग्स करेंगे, पीस की बात करेंगे, इश्यूज़ को म्यूचुअल डिस्कशन से सुलझाएंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, आर्बिट्रेशन का रास्ता निकालेंगे। वहाँ से इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट निकल के आया, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ जस्टिस की स्टैब्लिशमेंट होती है। तो यहाँ से एक पुश मिलता है इस आईआर की स्टडी को कि आप स्टडी करें इंटरनेशनल रिलेशंस को आपस में, कि किस तरह से नेशंस इंटरेक्ट करते हैं ग्लोबल लेवल पर और किस तरह से आप सिनेरियो को सुधार सकते हैं, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच की ओर लेके जा सकते हैं। तो 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में पहली बार वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टैब्लिशमेंट होती है। उसी दौर में वाश स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस की स्टैब्लिशमेंट होती है यूएसए के अंदर।
इसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1920 में, जब डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ बनता है, उससे इसकी स्टडी को एक बड़ा पुश मिलता है, बिकॉज वहाँ पे डाइवर्स फील्ड में स्टडीज़ की गई, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनेशनल लॉ हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, डायस्पोरा स्टडी हो। तो ये एक शुरुआती फेज था और उसके बाद ये चीज़ बढ़ती गई। लेकिन अभी भी एक डिबेट है कि क्या IR पॉल साइंस का एक सब ग्रुप है या इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। मैं मानता हूँ इसको एक सब सब्जेक्ट कहना इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, खास करके आज के दौर में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, जब किसी देश की डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ साथ ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से दुनिया के अंदर वो देश अपने आप को प्रेजेंट करता है और किस तरह दुनिया का माहौल उस देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट डालता है। तो आपको दुनिया का भी अता पता होना चाहिए। देखिए, IR में बहुत वाइड रेंज है। ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की तरह ही है। पॉलिटिकल साइंस में जैसे आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, लोकल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स पढ़ते हैं, आप वेरियस थ्योरीज पढ़ते हैं, उसी तरह IR भी है। IR के अंदर अगर आप बात करें, आप IR में पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, किस तरह से दुनिया की पॉलिटिक्स चलती है, बाइपोलर वर्ल्ड था, फिर अब यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, किस तरह राइज ऑफ डेमोक्रेसीज है, द नोशन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। इसके सिवाय आप पढ़ते इकोनॉमी। अब इंटरनेशनल इकोनॉमी में आप बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट, फ्री ट्रेड, आज के दौर में खास करके फ्री ट्रेड की आप बात करते हैं, आप बात करते हैं सैंक्शंस की, आप बात करते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की, ट्रेड बैरियर्स की, किस तरह से इम्पैक्ट होता है इनका किसी देश की इकोनॉमी पे। हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉज की, चाहे वो फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स में हो, चाहे वो मैरीटाइम लॉज हो, जो अच्छा इंटरनेशनल लॉज क्या है? इंटरनेशनल लॉज बेसिकली वो लॉज हैं जिनको दुनिया के ज़्यादातर देशों ने या कई देशों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो बिहेवियर होगा वो इन लॉज के थ्रू डिक्टेट होगा। फॉर एन एग्जांपल, जो मैरीटाइम लॉज हैं, इसमें कन्वेंशन है कि हाँ, किसी देश की जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो कितने एरिया तक है, उसका SEZ कितने तक है, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितनी दूर तक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होती हैं। ठीक है, फ्री पैसेज का जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जो लॉज हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स को लेकर जो हैं, ये सब चीज़ें IR में कवर होती है, इंटरनेशनल लॉ में कवर होती है। कम्युनिकेशन, आज का दौर जो हम कहते हैं ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इंटरलिंक्ड है, वेब कनेक्शन है, इसकी स्टडी किस तरह कम्युनिकेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो को, वो IR में कवर किया जाता है। डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो इशू ऑफ माइग्रेशन है, इमिग्रेशन का इशू है, ये इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये इसमें कवर होता है। आप बात करें सोसाइटी की, इंटरनेशनल सोसाइटी, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें IR में आ जाती है। बहुत विस्तृत, वॉर की बात है, पीस की बात है, बहुत बड़ा एरिया IR का। IR मतलब बहुत ज़्यादा एक वाइड सब्जेक्ट है। इसका स्कोप क्या है? बहुत सारे हैं इसके स्कोप। अगर आप बात करें हाँ, ग्लोबलाइजेशन की स्टडी में, जो आज का ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है, किस तरह से नेशन इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से MNCs और TNCs किसी देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। किस तरह से एक ग्लोबलाइज्ड कल्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो इवन फूड ग्लोबलाइजेशन हो। मैकडोनल्ड, रॉक म्यूज़िक इसका एग्जाम्पल है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में की स्टडी में IR बहुत मदद करता है कि किस तरह से दो देश आपस में रिलेशनशिप बनाए। इसमें IR का बड़ा अहम रोल है कि IR ही बताता है, IR की स्टडी बताती है कि वर्ल्ड सिनेरियो क्या है और आप उस हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन में मदद करते हैं। सोवरेनिटी का इसमें कॉन्सेप्ट आता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, NATO जैसे पैक्ट हैं, सीटो सेंटो रह चुके हैं, कोल्ड वॉर में जो अलायंसेस बने, इनकी स्टडी में IR का मदद होती है। अगर आप बात करें इकोलॉजिकल इंटरनेशनल में, अगर क्या करें, इकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी की जो हम बात करते हैं, जो जो अलग अलग पैक्ट्स हैं आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के, ये सभी चीज़ों में आते हैं। टेररिज्म आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म आता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म आता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल बैंक्स आती हैं, आपके ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक की स्टडी आती है। बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। हम अगर आगे चलते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स को, अब देखिए, आपने ये तो कह दिया कि बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन आप इसको स्टडी कैसे करेंगे? आप इसकी स्टडी कैसे करेंगे? जिस तरह से पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, चाहे वो लिबरलिज्म हो, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, उसी तरह से IR की स्टडी के लिए भी काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो धीरे धीरे इवॉल्व हो, इवन इवॉल्विंग, स्टिल इवॉल्विंग प्रोसेस में है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहली चीज़, सबसे पहले इसमें आता है रियलिज्म। रियलिज्म सबसे बेसिक चीज़ है। रियलिज्म का अगर प्रोपोगेंट कहें तो ये कार है, हांस मॉर्गेंथो है, इवन हम कहेंगे कॉटले भी रियलिस्ट थे। क्यों थे? कि इन्होंने ये कहा कि जो नेशन होता है, हर नेशन का एम होता है अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपने दुश्मन की ताकत को कम करना और अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से बात निकल कर आती है रियलिज्म की। रियलिज्म कहता है कि हर देश की फर्ज बनती है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए। तो IR में जो रियलिज्म है वो बात करता है वॉर एंड पीस की। वो कहता है वॉर जो है वो अनअवॉइडेबल है, तो इसलिए हर देश तैयार रहे कि हाँ, वॉर आज नहीं तो कल होनी है और अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे। वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। वो बात कर, तो रियलिज्म जो है
वो एक बड़ा रियलिस्ट अप्रोच है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम पढ़ेंगे, और आगे जब हम स्कूल ऑफ थॉट्स को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे आईआर के, तब हम इनमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है सर। इसके साथ लिबरलिज्म है, ये वुड्रो विल्सन इसके प्रोपोनेंट्स में से एक थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद निकल कर आई। ये कहता है जी देखिए ठीक है, रियलिज्म अपनी जगह, बट हम नहीं मानते कि वो नेशन इतना सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि हर नेशन पीस चाहता है, और पीस के लिए ज़रूरी नहीं है वॉर ही हो, थ्रू डायलॉग थ्रू आर्बिट्रेशन भी इशूज़ को सॉल्व किया जा सकता है, और एक पीसफुल माहौल क्रिएट किया जा सकता है जहाँ नेशन स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हो अपने गोल्स को अचीव करें। लेकिन आइडलिज्म मैं मानता हूँ, या लिबरलिज्म आप कह लें कुछ, हाँ लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ये ओपन मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है इंटरेक्शन बिटवीन नेशन स्टेट्स ऑन इक्वल बेसिस, ये सपोर्ट करता है राइज ऑफ एमएनसीज एंड टीएनसीज। लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि जो लिबरलिज्म है इसकी कुछ अपनी कमियां हैं, बिकॉज अगर आप देखें लीग ऑफ नेशन जिस मैंडेट से बना था कि आर्बिट्रेशन के थ्रू वर्ल्ड इशूज सॉल्व हों, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसका क्लियर कट एग्जाम्पल है कि लीग ऑफ नेशन के जो हाई मॉरल वैल्यूज़ और आइडियल वैल्यूज़ थे वो टिक नहीं पाए। इसके सिवाय इस ये बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये कहता है जब आपने कन्वेंशन साइन किया है किसी नेशन ने, तो भैया वो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करेगा, और जब इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेगा तो फिर वॉर की सिचुएशन ही कैसे बनेगी, क्योंकि हर नेशन तो बड़े अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में, अगर आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म क्या होता है? अब हम न्यू लिबरलिज्म की बात अगर करते हैं, न्यू लिबरलिज्म और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये बात करता है बैकनिंग ऑफ स्टेट की। ये कहता है भाई स्टेट जो है ना उसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा गेम खेलने का, उसका मेन एम ये है कि जो अपने लोग हैं, अपनी कंपनियां हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं कि आप भैया जाइए फ्रीली इंटरेक्ट कीजिए, और जब आप फ्रीली इंटरेक्ट करेंगे तो भैया आप ओपन मार्केट को सपोर्ट करेंगे, आप राइज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ट्रांसनेशनल कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, आप सिविलियंस को, आप अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेंगे, आप सिविलियंस को दैट इज इन फॉर्म ऑफ एनजीओज आईएनजीओज उनको आगे बढ़ाएंगे। आप केवल उन्हें एक माहौल देंगे जहाँ पर वो सेफ और एक स्टेबल माहौल में वर्ल्ड लेवल पर इंटरेक्ट कर पाए। आप मतलब कंट्रोलर से आप एक सर्विस प्रोवाइडर भी, मैं सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं कहूँगा, मैं बल्कि कहूँगा कि आप एक चौकीदार टाइप बन जाएंगे, जो बस ये देखेंगे कि हाँ माहौल अच्छा मिल रहा है जहाँ पे आप फ्रीली ट्रेड कर सकें, जहाँ फ्रीली इंटरेक्ट कर सकें। मार्क्सिज्म ये इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, वो ना आइडियलिज्म में बिलीव करता है, ना वो बात करता है रियलिज्म में। वो कहता है कि दुनिया में हर चीज़ इकोनॉमी से चलती है जी, जितने भी देशों के रिलेशनशिप हैं वो इकोनॉमिकल बेस पे हैं, चाहे वो अब जो है उसका फोकस इसलिए हमेशा इकोनॉमिक और मटेरियल एस्पेक्ट पर रहा। मार्क्सिज्म हमेशा से कहता है कि देखो भाई ये हाई मॉरल ग्राउंड सब फेक है, ताकतवर देश हमेशा गरीब देश का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है, और उसका मेन एम होता है रॉ मटेरियल के सोर्स पे कब्जा करना, और उसको मार्केट चाहिए ऐसा जहां पे अपना माल डंप कर सके। साथ के साथ छोटे देशों के, गरीब या कमजोर देशों के इकोनॉमिक राइज को रोकना, बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है उसका मानना है कोई भी कैपिटलिस्ट स्टेट। अब बात करें अगर हम उसकी, तो उसका लॉजिक जो कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट था यार, वो क्या था उनके हिसाब से? जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है, वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि भाई पहली चीज तो उसको तो इन टर्म ऑफ वो जो कहते थे ना गोरे लोग आके कि भाई हम तो आए हैं एक हाथ में बाइब, हम तो आए यहाँ सिविलाइजेशन लेने, बोले सिविलाइजेशन देने कॉलोनीज में, वो गलत है भाई। मेन चीज़ ये थी, उन्हें चाहिए था मार्केट अपने प्रोडक्ट्स के लिए आफ्टर द हैपनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप, और दूसरा उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल। और इवन आफ्टर डीकोलोनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी, जो हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर, कोर पेरिफेरी के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसमें बताया गया किस तरह से इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कॉलोनीज थी कभी इंडिपेंडेंट हो ही ना पाई। राष्ट्रपति इनका था, जैसे सिंपल सी बात है, अफ्रीका के अंदर इन्होंने गोरे बादशाह को हटा के एक काला बादशाह बिठा दिया, जो एजेंट किसका था? गोरों का। क्लियर कट इसके एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखेंगे अफ्रीका इन सोसाइटी को, तो जो ज़्यादातर न्यू कॉलोनियल स्टेट्स थे वहाँ पे जो रिजीम सेट की गई, वो ऐसी रिजीम से जो हमेशा हर डिसीजन के लिए अपने पुराने कॉलोनियल मास्टर को देखती थी। खासकर जो फ्रेंच कॉलोनीज रही वहाँ तो होता ही रहा कि उन्होंने अपने वफादार कठपुतलियों को बिठाया। अगर हम इसकी बात करें, यहीं से चीज़ निकल कर आती है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, जो बड़ा एक अहम थ्योरी जो हम पढ़ेंगे जब हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। देखिए डिपेंडेंसी थ्योरी मैं कहता हूँ मूल सार है कॉलोनिज्म का, कि किस तरह से कॉलोनियल पावर्स ने अपना हाई मॉरल ग्राउंड दिखाते हुए भी खुद के एजेंडे को सेट किया। फेमिनिज्म ये एक बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, कई लोग कहते हैं यार ये स्कूल ऑफ आईआर नहीं है, मतलब हम नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ ये है। और क्यों है? जनरली जब आप स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स की, तो ये मेल डोमिनेटेड रहा, मतलब कि हमने बात की वॉर एंड पीस की, हमने बात की इकोनॉमी की, हमने बात की पॉलिटिकल एजेंडा की। फेमिनिस्ट कहते हैं भैया ये सब तो सेल्फ सेंटर्ड है। यहाँ आप बात कीजिए फेमिनिज्म की, कि वुमेन्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वुमेन्स की प्लेसमेंट कहाँ है इंटरनेशनल रिलेशन में। वॉर अगर होती है तो उसका इंपैक्ट वुमेन पे क्या है, पीस है तो उसका इंपैक्ट वुमेन पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट वुमेन पे क्या है, जो मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इसका इंपैक्ट वुमेन पे क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यू लिबरलिज्म बात करता है बैकनिंग ऑफ स्टेट की। जब बैकनिंग ऑफ स्टेट होता है दैट इज प्राइवेटाइजेशन इनडायरेक्टली, तो उस केस में फॉर एन एग्जांपल अफ्रीका की कुछ कंट्रीज का एग्जांपल था जहाँ पे वुमेन मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया जब उनने हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज किया, बिकॉज
जो ज़रा सा मतलब एक नॉमिनल फीस था उन हॉस्पिटल्स का जो लगाया गया आफ्टर न्यू लिबरलिज्म, वो भी वो पे नहीं कर सकती थी। सिमिलरली हम रिसेशन की बात करते हैं, बट हम रिसेशन में बात नहीं करते वुमेंस की। वुमेंस के लिए अक्सर देखा जाता है रिसेशन पड़ता है तो जो सैलरी ड्रॉप होता है वुमेंस के लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है बजाय मेल्स के। तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि भैया आप हमारा भी स्टडी कीजिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमारे राइट्स, हमारा प्लेसमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो भी स्टडी कीजिए, वो फेमिनिज्म का थॉट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है पोलरिटी का। पोलरिटी वही बायपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, कोल्ड वॉर, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है बैलेंस ऑफ पावर का। जैसे कि चाइना का राइज हो रहा है इस समय एशिया में, वो एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, तो यूएसए हमें सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है जी आप बैलेंस ऑफ पावर कर लीजिए। इंडिया यहाँ बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी पे चल रहा है कि एशिया के अंदर में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखना है। सिमिलरली अगर आप बात करें इसके अंदर, केनेथ वॉल्स ने न्यू लिबरलिज्म में बात की थी कि ये न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट है बेसिकली देखा जाए, यहीं से इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंसी की थ्योरी निकल कर आती है कि भैया जो देशों के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है, वो किस फॉर्म में होती है। एक होती है इंटरडिपेंडेंसी कि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, और एक होती है डिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी फिर भी मैं कहता हूँ इक्वल टर्म्स में होती है, बट जो डिपेंडेंसी होती है ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉइटेशन और मास्टर स्लेव वाला आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। टूल्स जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल रिलेशंस को मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लोमेसी। अब वो डायरेक्ट डिप्लोमेसी भी हो सकती है डिप्लोमेट लेवल पे जहाँ प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स बैठ के इशूज़ को सॉर्ट आउट करें। वो इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी भी हो सकती है जिसे हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं, हम क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं, हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी उसका एग्जाम्पल है, पांडा डिप्लोमेसी उसका एग्जाम्पल है, कल्चर डिप्लोमेसी उसका एग्जाम्पल है। हम बात करते हैं वॉर तो रियलिस्ट थॉट है भाई कि नेशन स्टेट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आपको वॉर करना पड़ेगा। कल्चरल आइडियाज़, लोग कल्चर को इग्नोर कर देते हैं। मैं कहता हूँ अगर आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप देखें, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आईआर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूँ, जो एक आइडिया नोशन डेवलप कर दिया, जिसमें एग्जांपल देता हूँ बर्गर का। आज एक मॉडर्न बंदा क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन ने क्या इमेज सेट की कि वो आदमी ग्लोबल है, वो आदमी आज के वक्त के बदलते हुए वक्त के साथ है, जिसके एक हाथ में कोक होगा और एक हाथ में बर्गर होगा। ये भी डिप्लोमेसी है। बर्गर डिप्लोमेसी कभी आप पढ़ेगा, सोवियत यूनियन में कोक और बर्गर ने किस तरह से आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर वहाँ रोल प्ले किया। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बिल्कुल जो आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो डील्स दी जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए, भी एक तरीका है इसको करने का। तो आईआर अपने आप में बहुत ज़्यादा एक बृहद कॉन्सेप्ट है और इसको बड़ा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। और हम जब अगली लेक्चर सीरीज़ में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ आईआर को डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म, हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, वेरियस स्कूल थॉट्स ऑफ आईआर, किस तरह से वो इवॉल्व हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप आगे भी जुड़े रहेंगे। थैंक्स।